स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानिता और आपका स्वागत है स्टडी IQ के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं UGC नेट JRF एग्जाम के बारे में। मैं खुद UGC नेट JRF क्लियर हूँ इन इंटरनेशनल रिलेशंस और UGC नेट क्लियर हूँ पॉलिटिकल साइंस में। तो आज हम बात करेंगे कि ये एग्जाम है क्या, कौन है इस एलिजिबल इस एग्ज़ाम के लिए, इस एग्ज़ाम से होता क्या है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, सभी चीज़ जो आपके दिमाग में आता होगा रिलेटेड टू दिस एग्ज़ाम, आज उन क्वेश्चंस का जवाब कर देते हैं। चलिए, सबसे पहले तो नेट एग्ज़ाम होता क्या है। तो फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नाम में ही है एलिजिबिलिटी, मतलब ये एग्जाम कोई डायरेक्ट नौकरी आपको नहीं देगा, ये आपको एलिजिबल बनाता है ताकि आप इंटरव्यूज में जा पाओ, विच इज बेस्ड ऑन वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट। अब असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो या डीम टू बी यूनिवर्सिटी हो, जो भी पोजीशन वेकेंट होता है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, वो दे टेक आउट एडवर्टाइजमेंट, इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो उस इंटरव्यू में जाने के लिए, बेसिकली टू बी प्रेजेंट इन द इंटरव्यू, आपको नेट क्वालिफाइड होना पड़ेगा। सो नेट क्वालिफिकेशन या नेट बेसिकली गिव्स यू दैट एलिजिबिलिटी टू गो फॉर दैट इंटरव्यू। अब कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक लेवल पे भी लिया जाता है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में। It is basically for a specific time frame, for a specific, role, थोड़ा टाइम के लिए ही होता है एड हॉक पोजीशन, तो उसके लिए भी आपको नेट क्वालिफाइड होना पड़ेगा। तो बेसिकली एट एनी टीचिंग लेवल इन अ कॉलेज, नेट क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, राइट। अब नेट एग्जाम दे कौन पाता है, व्हाट और हाउ डज इट कम इनटू पिक्चर। सो नेट के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे होना चाहिए। नाउ व्हाट डज दैट मीन? काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नहीं, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी हो तो आप दे सकते हो। UGC ये कहता है कि नेट क्वालिफाई करने के बाद आपके पास 2 साल है टू फिनिश योर पोस्ट ग्रेजुएट। दैट मीन्स अगर आप MA कर रहे हो और MA जस्ट आपने एंटर किया है, सोचिए कि आप जून जुलाई में यू हैव एंटर्ड इनटू MA, और फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो रहा है दिसंबर में, और आपने दिसंबर में ही नेट क्वालिफाई कर लिया, तो आपके पास 2 साल रहेगा टू फिनिश योर MA एंड बिकम नेट क्वालिफाइड। तो ये प्रोविजनल होगा, बट आपका MA जिस दिन आपका हो जाएगा, यू विल बी नेट क्वालिफाइड एंड यू आर एलिजिबल फॉर एन असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है 2 साल। यूजुअली इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की अगर हम बात करें तो वो 2 साल में रैप अप हो ही जाता है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम जरूर है, क्योंकि सिलेबस जो है वो आपका जो MA में आपने जो पढ़ाई की है, जो आपने सब्जेक्ट लिया है, उसी के बेसिस पे आप नेट जो सब्जेक्ट चूज करोगे वही होने वाला है। तो अगर आपको उतना आइडिया नहीं है सब्जेक्ट का, सो फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर के बाद देना वुड बी स्लाइटली ट्रिकी। इतना आसान नहीं है पेपर क्वालिफाई करना। खुद की मैं बात करूं तो मेरे को लगा था कि यार कितना ही टफ होने वाला है, तो मैंने अपने सेकंड सेमेस्टर में 1 साल के बाद मैंने नेट का पहला अटेम्प्ट दिया था, एंड आई फेल्ड मिजरेबली इन दैट. It was after my MA, that is the second attempt में I qualified for JRF and IR. So the understanding of the difficulty level is also very important. ऐसा नहीं है कि नेट एग्जाम बहुत ही easy रहता है. So but टेक्निकली अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आप यू आर ऑलरेडी देयर, आप फर्स्ट सेमेस्टर के बाद यू कैन ईजिली गो फॉर द नेट एग्जाम. अब नेट एग्जाम जो होता है वो साल में 2 बार होता है, एक जून में होता है और एक दिसंबर में होता है. इसका नोटिफिकेशन 2-3 महीने पहले ही आ जाता है. सो टेक्निकली अगर आप सोचो कि आपको MA में जाते साथ ही आपको देना है, तो MA का आप एंट्री करोगे अराउंड
जून जुलाई, तो यू विल नॉट बी एबल टू गिव दैट इन द फर्स्ट सेमेस्टर के बिगनिंग में, यू विल बी एबल टू गिव इट आफ्टर द फर्स्ट सेमेस्टर टेक्निकली। या अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आफ्टर माई पोस्ट ग्रेड देने वाला हूँ या वाली हूँ, देन you are basically going to wait till your PG level and then you are going to give your NET exam. Now that is also a very sensible thing to do, क्योंकि तब तक सिलेबस का थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि क्या है UGC NET का सिलेबस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद who basically does the exam, कौन कंडक्ट करता है? NTA करता है, राइट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। 2019 से पहले ये CBSE करता था। अब जैसे NTA ने ये एग्जाम अपने हाथ में ले लिया, ये एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल और बढ़ गया। CBSE के टाइम पे तो काफ़ी इजी पैटर्न रहता था एंड द पैटर्न वाज आल्सो सच दैट कि पेपर 2 में आराम से जाके आप हाई स्कोर कर पाते थे। बट NTA ने क्या किया कि पेपर का पैटर्न ही बदल दिया। अब कोई गैप नहीं रहता है, पेपर 1 और पेपर 2 साथ में देना पड़ता है, तो डिफ़िकल्टी लेवल ज़रूर बढ़ा दिया है। इसके अलावा UGC ने एज लिमिट भी इंक्लूड कर लिया है। अब एज लिमिट क्या है? तो जब आप फॉर्म भरते हो UGC नेट का, वहां पे ऑप्शन 2 आते हैं, ठीक है। एक आता है असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस JRF और एक आता है सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर का। अगर आप JRF को क्लेम करना चाहते हो देन यू हैव टू बी लेस देन 30 इयर्स, तो आपका एज लिमिट रहेगा 30 इयर्स। बट अगर आपका सिंपल असिस्टेंट प्रोफेसर का चॉइस है तो कोई एज लिमिट नहीं रहता है। सो देयर इज एन एज लिमिट फॉर JRF बट नॉट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। सो चाहे आपने PG करे हुए 10 साल हो गया हो और आपको नेट क्वालिफाई करना है तो यू कैन गो फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर वाला ऑप्शन बट नॉट द JRF वाला ऑप्शन, ठीक है। अब मैं आऊंगी कि JRF होता क्या है, बट ये चीज इंपॉर्टेंट है कि एज लिमिट का ध्यान रखते हुए अगर आपको JRF क्लेम करना है तो आपको 30 इयर्स से पहले यू वुड हैव टू गिव द नेट एग्जाम, राइट। दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एज लिमिट डिसाइड करता है कि आपको JRF मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरा चीज है कि और एक क्वालिफिकेशन आता है मिनिमम मार्क्स का। आपके PG लेवल पे आपको एटलीस्ट 55% लाना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर आप मास्टर्स में यू आर गिविंग द एग्जाम मिडल ऑफ द मास्टर्स फर्स्ट ईयर के बाद, तो नेट क्वालिफाई होने के बावजूद अगर आपका मास्टर्स में 55% से कम है देन वो नेट का कोई वैलिडिटी नहीं है। या आप अगर मास्टर्स के बाद दे रहे हो तो मास्टर्स में तभी भी 55% तो लाना ही पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स क्या हो रहा है कि अगर आपको कंप्लीटली एलिजिबल बनना है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपको क्या होना है? आपको बैचलर्स तो है ही, मैं BA डाल रही हूं, उसके बाद आपका MA रहेगा। MA में आपका 55% मार्क्स रहने वाला है प्लस आपका नेट रहना जरूरी है, नेट क्वालिफाई करना जरूरी है। तो सिंपली 55% MA में लाके भी कोई फायदा नहीं, आपको नेट तो क्लियर करना ही पड़ेगा। और नेट अगर क्लियर हो गया और 55% MA में नहीं आया, दैट मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल। सो दीज 2 क्राइटेरियाज हैव टू बी मेट टू बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट। ये क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। तो एक हो गया आपका एज लिमिट, दूसरा हो गया आपका ये मिनिमम मार्क्स का, और तीसरा आ जाता है आपका कि भाई नेट आपके 2 साल में 2 बार आता है एंड आपको 2 साल में, एक बार नेट क्वालिफाई होने के बाद 2 साल में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 ही क्राइटेरियाज हैं टू बिकम एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। अब आते हैं कि पेपर का स्ट्रक्चर क्या है। 2 पेपर्स होती हैं, पेपर 1 और पेपर 2। कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है, सो देयर इज नो नेगेटिव मार्क्स, ठीक है। अब टोटल पेपर जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है, राइट। 300 मार्क्स का होता है। उसमें से पेपर 1 का 50 क्वेश्चंस आता है
और पेपर 2 से 100 क्वेश्चंस आता है, 2 मार्क्स का रहता है, तो दिस इज 100 मार्क्स, एंड ये अगर हम करें तो 200 मार्क्स का रहता है टोटल, तो 200 प्लस 200 300 मार्क्स का रहता है। ये आपको खत्म करना है 180 मिनट्स में, ये आपको खत्म क्या करना है 180 मिनट्स में। साथ में आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। यू वुड हैव टू गिव बोथ द पेपर्स, पेपर 1 और पेपर 2 साथ में। पहले क्या था कि आपको टाइम मिलता था, 1 घंटे का ब्रेक मिलता था बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2। जो जब मैंने पहली बार अटेम्प्ट दिया था तो ब्रेक था, तो आई फिनिश्ड माय पेपर 1 एंड देन आई मूव्ड ऑन टू हैड अ ब्रेक फॉर सम टाइम एंड देन पेपर 2। बट अभी 2019 के बाद से ये ब्रेक कंप्लीटली हटा दिया गया है। इट इज लार्जली एक साथ आपको ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, दैट इज 150 क्वेश्चंस आपको एक साथ करने पड़ेंगे 180 मिनट में, ठीक है। टोटल मार्क्स है 300। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट्स को लगता है काफी इजी हो गया है। अब प्रॉब्लम ये है, इजी तो है बट सक्सेस रेट इज रियली रियली बैड। क्यों है ये सक्सेस रेट बैड? पॉइंट ये है कि आपने एग्जाम तो दे दिया, बट यहां पे एक क्वालिफाइंग नेचर भी है कि 40% of both paper 1 and paper 2, so आपको बेसिकली 40 मार्क्स लेके आना पड़ेगा पेपर 1 में, और पेपर 2 में आपको 80 मार्क्स लेके आना पड़ेगा जस्ट टू क्वालिफाई। सो बेसिकली आपको 120 नंबर आउट ऑफ 300 यू हैव टू गेट फॉर क्वालिफाइंग टू बिकम अ नेट, राइट। अगर आप ये 120 नंबर्स नहीं लेके आ पाए तो यू आर आउट ऑफ दिस, यू आर नॉट गोइंग टू बी क्वालिफाइड ओनली, राइट। तो 120 आउट ऑफ 300 यू हैव टू गेट जस्ट टू क्वालिफाई एज नेट। इसमें अगर देखा जाए तो एनटीए का इसी साल जून महीने में एक रिपोर्ट आया है जहां पे बताया गया है कि सक्सेस रेट इज अबाउट 6 to 10% of all those who appear who have actually qualified net in the last year itself। मतलब 2022 में जून और दिसंबर के एग्जाम में जितने स्टूडेंट्स एक्चुअली एग्जाम दिए हैं उसमें से सिर्फ 6 से 10% ही हैं जो नेट क्वालिफाई किए हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, बट क्वेश्चन पेपर का टफनेस कितना है दैट क्वालिफाई भी नहीं हो पा रहे स्टूडेंट्स। अब एक बार आप क्वालिफाई हो जाते हो देन यू आर नेट क्वालिफाइड। अब आते हैं जेआरएफ में। जेआरएफ इज बेसिकली जूनियर रिसर्च फेलो, ठीक है। जूनियर रिसर्च फेलो का मतलब है कि आप अगर जेआरएफ आ जाता है, पहले एनईपी 2023 के पहले क्या था कि जेआरएफ से डायरेक्ट इंटरव्यू देके आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो, आपको एमफिल करने की जरूरत नहीं था। बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर पे एमफिल कंप्लीटली हटा दिया गया है। अब क्या हुआ है कि पीएचडी के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम हो गया है, बट अगर आप जेआरएफ हो तो डायरेक्टली आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, आपको वो एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। और आप अगर वो एंट्रेंस इंटरव्यू में जाते हो, जेआरएफ होने से आपको काफी सपोर्ट मिलता है, यू इमीडिएटली गेट अ प्रॉपर पीएचडी सुपरवाइजर टॉपिक एंड एवरीथिंग। अलोंग विथ इट आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। तो अगर आप जेआरएफ की बात करो तो पहले 1-2 साल जो पीएचडी का होता है तो अराउंड 32,000 रुपये एट दिस करंट ईयर मिलता है आपको। और अगर 2 साल के बाद आपने एसआरएफ क्वालिफाई कर लिया, दैट इज सीनियर रिसर्च फेलो क्वालिफाई कर लिया, तो 32 से 38,000 हो जाता है स्टाइपेंड फॉर डूइंग PhD, right? So that is the stipend you get if you are JRF or an SRF fellow. Now प्लीज रिमेंबर कि JRF जो है वो आपको इमीडिएट पुश जरूर देता है पीएचडी में। फर्स्ट 2 years टिल यू क्वालिफाई फॉर SRF आपको स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली फॉर गिविंग पुश टू स्टूडेंट्स हु आर रियली इनटू द रिसर्च माइंड। नाउ जेआरएफ कौन होगा वो अभी क्वेश्चन है। तो आपने क्वालिफाई तो कर लिया, आपके मार्क्स 120 से ऊपर आ गए। आप सोचिए कि उस साल पर्टिकुलर ईयर या पर्टिकुलर एग्जाम में आपका हाईएस्ट जो गया वो गया 180 आउट ऑफ 300, ठीक है। 180 गया आपका हाईएस्ट। तो अभी इट इज कैलकुलेटेड कि भैया कट ऑफ होगा ऐसे कि जो टॉप 6% होंगे या 5 to 6% होंगे उनको जेआरएफ मिलेगा। सो जो सोचिए 175 से 180 मार्क्स लेके आए हैं, जो टॉप
5 to 5% या 6% होंगे, उनको मिलता है JRF। रेस्ट एवरीवन दैट इज 120 to 175 मार्क्स जो लेके आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेट क्वालिफाइड रहेंगे। तो मैं रिपीट कर रही हूं इसको कि अगर आप 120 से लेके 175, हर साल का कट ऑफ अलग जाता है, हर सब्जेक्ट का कट ऑफ अलग जाता है, तो 175 तक आ जाते हो तो आपका नेट क्वालिफाइड रहेगा। जो ऊपर के 5 से 6% टॉप स्कोरर्स होते हैं वो उनको ही JRF मिलता है। हर सब्जेक्ट का हर साल कट ऑफ्स अलग रहते हैं, ठीक है, बट 120 जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो स्टैंडर्ड रहते हैं। तो जैसे कि अगर आप लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट मी कंपेयर IR इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या होता है कि कंपटीशन बहुत कम होता है यूनिवर्सिटी लेवल पे। MA IR बहुत ही चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ में ही होता है, तो इसी वजह से स्टूडेंट्स लार्जली पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा लोग रहते हैं, स्टूडेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं rather than IR। तो IR में कंपटीशन कम होने के वजह से जो टॉप 5 to 6% है इट्स वेरी इजी टू रीच दैट, वहाँ पे JRF होना काफ़ी आसान रहता है rather than JRF इन पॉलिटिकल साइंस। तो वहाँ पे नेट क्वालिफाई करना ईजी रहता है बिकॉज 120 तो रहेगा ही, बट उसके ऊपर जो टॉप 5 to 6% में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहता है। सो दैट इज बेसिकली वॉट क्वालिफाइंग एंड कट ऑफ मीन्स। नाउ इफ वी मूव ऑन टू कि पेपर्स क्या है, अभी तो मैंने पेपर 1 और पेपर 2 आपको बताया। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो ये आपका जनरल पेपर होता है, ठीक है, 10 यूनिट्स होती हैं और हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस आती हैं, हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस आती हैं। अगर मैं बात करूं पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स हैं और हर यूनिट से आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं, राइट, हर यूनिट से क्या आता है, 10 क्वेश्चंस आते हैं। अब पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज किया, जैसे कि मैंने पहले अटेम्प्ट में इंटरनेशनल रिलेशंस चूज किया था, मेरा MA भी IR में था, तो मैंने ऑलरेडी MA में ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, मेरा आइडिया था, तो एक सब्जेक्ट नॉलेज के वजह से पेपर 2 काफ़ी ईजी रहता है, चाहे वो आप IR में हो या पॉलिटिकल साइंस में हो या आप कंप्यूटर साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है, बिकॉज आपने वो बैचलर लेवल पे, बिकॉज आपने 10th 12th में थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा उस सब्जेक्ट को, या आप मास्टर्स लेवल पे इन डेप्थ पढ़ रहे हो, तो पेपर 2 का ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके 100 क्वेश्चंस हैं, वो काफ़ी ईजी रहते हैं अगर देखा जाए तो। टफ रहता है पेपर 1, क्यों? क्योंकि पेपर 1 में जो यूनिट्स हैं दे आर द वंस विच आर द डिफिकल्ट वन। अब स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हाँ क्वालिफाई तो हो गया, बट अगर मुझे स्कोर भी ज़्यादा करना है बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट दैट JRF, पेपर 1 बिकम्स द डिसाइडिंग फोर्स, राइट। कितना अच्छा आपका कमांड रहेगा पेपर 1 में, उतना अच्छा आपका स्कोर आएगा एंड हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अ JRF देन कम्स इनटू पिक्चर। कंपटीशन पेपर 2 में अगर देखा जाए तो मोर और लेस इट इज द सेम सोर्सेज, सेम बुक्स, इट इज द सेम थिंग, बट पेपर 1 इज वेयर इट गेट्स दैट एज। इसी वजह से स्टूडेंट्स इवन दो दे टेक इट वेरी लाइटली, दिस इज वेयर द सीक्रेट इज कि पेपर 1 को अगर आपने अच्छे से क्रैक कर लिया ना, इफ यू कैन स्कोर गुड इन दिस 50 क्वेश्चंस, यू विल हैव दैट एज इन द फाइनल कट ऑफ, राइट। अब पेपर 1 में अगर हम बात करें क्या क्या आता है, तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, रिसर्च एप्टीट्यूड आता है, कॉम्प्रीहेंशन है, ICT है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन आ जाता है, मैथमेटिकल रीजनिंग आ जाता है, बेसिकली 10 यूनिट्स जो काफ़ी जनरल है, बट इट बेसिकली एम्फसाइजेज ऑन हाउ गुड अ टीचर यू कैन बी। तो ये है पेपर 1। सीक्रेट तो वही है कि पेपर 1 को अगर अच्छे से क्रैक कर लिया ना, पेपर 2 थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है एंड इट इज़ ईजियर टू गेट दैट कट ऑफ। चलिए, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ये पैटर्न क्या रहेगा। अगले वीडियो में मैं लेके आती हूँ कि मैं डिस्कस ज़रूर करूँगी कि पेपर 1 के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और उसको कैसे हम इजीली समझ सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।